स्वागत है करियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के लेक्चर में संविधान के अंतर्गत एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो स्वतंत्रता के समय की एक बड़ी समस्या भारत के सामने उभर कर आई, और वो था, जैसे बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, रियासतों का एकीकरण। रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ, कौन सी चुनौतियां हमारे सामने आई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी अपनाई। स्वतंत्रता तो देने की बात कही गई, लेकिन उसके पीछे क्या घटनाक्रम हुए, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो भारत में रियासतें थीं उनका एकीकरण कैसे हुआ। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए बात किया जाए कि जब भारत को स्वतंत्रता देने की बात कही गई तो उसमें ब्रिटेन के पार्लियामेंट द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया था, जिसको हम स्वतंत्रता अधिनियम या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कह सकते हैं। ये पारित हुआ था 18 जुलाई 1947 को। तो जब ये अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ और इसी अधिनियम के तहत भारतीयों को स्वतंत्रता देने की बात कही गई, लेकिन इस अधिनियम में जो मुख्य बात थी वो थी क्या? तो उसमें कहा गया था कि ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की जो मुख्य बात थी, ये पारित हुआ था 18 जुलाई 1947 को। तो इसमें बातें क्या थीं? पहली बात क्या थी कि जो रियासतें थीं जो अभी तक अंग्रेजों के अधीन थीं, उनको ये कहा गया था कि चाहे तो वो रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकती हैं, क्योंकि उस समय तय हो गया था कि भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बनेंगे और इन्हीं रियासतों से मिलकर के बनेंगे। तो 3 ऑप्शन रियासतों को दिया गया था इस अधिनियम के द्वारा, और पहला ऑप्शन ये था कि वो रियासतें स्वतंत्र अस्तित्व अपना बनाए रख सकती हैं। दूसरा ऑप्शन ये था कि चाहे तो वो अपना विलय भारत में कर सकती हैं, और तीसरा ऑप्शन था कि यदि वो पाकिस्तान में अपना विलय करना चाहती हैं तो विलय कर सकती हैं। अर्थात ये भारत को तोड़ने की पूरी पूरी पटकथा इस अधिनियम में लिख दी गई थी। तो अब जब ये स्वतंत्रताएं मिल गई रियासतों को कि चाहे तो वो अपना अस्तित्व बनाए रख सकती हैं स्वतंत्र रूप से, या तो पाकिस्तान में जा सकती हैं और या तो भारत में, तो ये स्वतंत्रता अधिनियम की खास बात थी। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं तो उस समय जो लगभग 565 रियासतें भारत में थीं, भारत कह सकते हैं कि अंग्रेजों के अधीन भारत में थीं, तो उसमें लगभग 9 रियासत, 9 कहीं 12, ये पाकिस्तान में इनका विलय सुनिश्चित हो गया। और वो पाकिस्तान में जो 9 रियासतों का विलय हुआ वो कौन कौन थी? बहावलपुर, खैबर, कलात, खारान, लासबुला, मकरान, जुंगा, डेवलप, शेरपुर, ये जो 9 रियासतें थीं इनका विलय पाकिस्तान में हुआ। बाकी जो शेष रियासतें थीं
शेष भारतीय क्षेत्र में इनका विलय होना सुनिश्चित हुआ। लेकिन जो प्रमुख रूप से कुछ रियासतें थीं जो अड़चन उत्पन्न कर रही थीं, वो कौन कौन सी थीं, जो ना तो हमें उन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिटेल जानना है कि ना तो वो पाकिस्तान में जाना चाहती थीं, ना ही उनका विलय भारत में होना सुनिश्चित हुआ। अपने आप को वो स्वतंत्र अस्तित्व में रखना चाहती थीं। तो वो कौन सी रियासतें थीं जो अड़चन पैदा कर रही थीं, तो उस पर थोड़ा सा बात किया जाए। तो वो रियासतें थीं त्रावणकोर, जोधपुर, भोपाल, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। ये रियासतें थीं जो अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखने की घोषणा कर चुकी थी। अब इन रियासतों का जो फिजिकल स्ट्रक्चर था, जो भौगोलिक दशा थी, वो ऐसी थी कि बिना इनको भारत में शामिल किए जो भारत की भौगोलिक स्थिति थी वो अधूरी रह जा रही थी। साथ साथ में जो अन्य दृष्टिकोण से, जैसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा था। तो अब इन रियासतों पर कैसे काम किया जाए और किस आधार पर इनका एकीकरण भारत में किया जाए, इसकी जिम्मेदारी दी गई। रियासतों के एकीकरण का कार्य सौंपा गया स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को और बीपी मेनन को, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका पटेल जी की। एकीकरण का राजदूत कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। जैसे जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा अथक प्रयासों से कराया गया, वैसे पटेल जी के द्वारा इन रियासतों का एकीकरण हुआ। तो ये जिम्मेदारी दी गई सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन जी को। तो ये जो प्रमुख रियासतें थीं, यही अड़चन पैदा कर रही थीं। तो कैसे कैसे इनका विलय हुआ भारत में, इसको थोड़ा सा देखा जाए एक एक करके। बात करते हैं त्रावणकोर की क्या स्थिति थी। तो ये दक्षिण तटीय राज्य था, ये भारत के दक्षिणी भाग का एक तटीय राज्य था। अब तटीय राज्य होने के कारण आर्थिक दृष्टि से इसकी महत्व काफी थी। उस समय का दीवान था कौन? सीपी अय्यर त्रावणकोर का दीवान था। इसने भारत में शामिल ना करने की बात तो कही ही थी, साथ साथ में इसने यूके से एक संधि भी कर ली थी। इसलिए अच्छा, यूके क्यों ज्यादा इंटरेस्टेड था? क्योंकि जो त्रावणकोर था वहां एक खनिज का भंडार था, उस खनिज का नाम था मोनोजाइट। तो मोनोजाइट खनिज पर्याप्त मात्रा में वहां पाया जाता था। इस कारण जो है, और यूके ने बहुत सारा प्रलोभन भी इसको दे रखा था कि आप अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखिए, हमसे भरपूर मदद लीजिए और स्वयं अपना राजा बनिए। लेकिन पटेल जी के प्रयासों से 30 जुलाई 1947 को इसका भारत में विलय हो गया। तो ये जो त्रावणकोर था उसका विलय इस तरीके से सुनिश्चित हो गया। अगले रियासत पर बात करें, जोधपुर था। उस समय का जो ये राजपूत रियासत थी जोधपुर, राजा धनवंत सिंह वहां के राजा हुआ करते थे। एक अनुभवहीन कह सकते हैं, राजपूत रियासत थी लेकिन राजा थोड़ा सा अनुभवहीन था। इसका भी विलय हुआ 11 अगस्त 1947 को। तीसरा रियासत भोपाल था, इसका विलय जुलाई 1947 में हुआ। नवाब इसका हमीदुल्ला खान था।
इनका विलय हो गया। आगे बात करें, अब बात करते हैं हैदराबाद की, जो सबसे बड़ा अड़चन उस समय का तत्कालीन भारत का सबसे समृद्धशाली, विकसित और विस्तृत रियासत थी जो है वो थी हैदराबाद। ये हमने यहां लिखा है, सबसे बड़ी समृद्धशाली रियासत थी। अच्छा, खास बात क्या थी, वहां की जनसंख्या तो हिंदू थी, लेकिन शासक कौन था? निजाम मीर उस्मान अली, ये उस समय का वहां का शासक था। अब पाकिस्तान से लगातार ये संपर्क में था, स्वतंत्र बनाए रखने की बात भी कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान से संपर्क में लगातार ये था। इस बात की खबर पटेल जी को थी ही थी। अच्छा, कैसे इस पर दबाव बना करके भारत में इसको शामिल किया जाए? तो ये किसी भी प्रकार से ना बातचीत करने के लिए तैयार था, ना किसी भी दबाव को मानने के लिए तैयार था। कैसे? अच्छा, एकीकरण भी इसका भारत में होना जरूरी था। तो अंततोगत्वा पटेल जी ने, जो उस समय के वायसराय कह सकते हैं, माउंटबेटन, उनसे इस बात की सहमति प्राप्त कर ली कि अब एक ही विकल्प है और वो है सैनिक आक्रमण किया जाए। माउंटबेटन प्रारंभ में तो इस बात के लिए एग्री नहीं हो रहे थे, क्योंकि अभी एक युद्ध, या युद्ध कह सकते हैं, या एक नरसंहार देश ने झेला था, फिर स्थिति बिगड़ ना जाए, इसके लिए वो इस बात पर तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन पटेल जी ने उनको कन्विंस किया और 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद पर सैनिक आक्रमण कर दिया गया। और इस सैनिक आक्रमण का जो नाम दिया गया वो था ऑपरेशन पोलो। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि हैदराबाद पर जो सैनिक आक्रमण किया गया था उसका क्या नाम दिया गया था, तो उसको ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन पोलो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हैदराबाद में बहुत सारे पोलो के मैदान थे, इस कारण इसको ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। तो हैदराबाद का एकीकरण किया गया सैनिक आक्रमण के द्वारा, और वो आक्रमण हुआ 13 सितंबर 1948 को, जब सैनिकों ने हैदराबाद पर आक्रमण किया। वहां का नवाब भाग गया, पाकिस्तान भाग गया, और इस आधार पर हैदराबाद को भारतीय परिसंघ में इसको शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार हैदराबाद का एकीकरण हुआ। इसके बाद एक और रियासत थी, उस पर बात किया जाए, और वो था जूनागढ़। गुजरात, जो वर्तमान गुजरात है, उसमें स्थित रियासत थी। लगभग ये भी तटीय क्षेत्र में ही था, तो सामरिक और आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रियासत थी। गुजरात के दक्षिण पश्चिम में स्थित ये रियासत थी। शासक यहां का था नवाब मोहम्मद महावत खान जी, ये यहां का नवाब था। इसने भी अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखने की घोषणा की थी। अब आप कल्पना करिए कि यदि इस स्ट्रक्चर पर यदि हम यहां एक गुजरात की बात की जाए और उसके बीच में ये स्ट्रक्चर हमारे भारत का तैयार है, और उसमें एक जूनागढ़ रियासत अपने आप को स्वतंत्र बनाए रखने की बात करता है, तो ये किसी भी प्रकार से वाजिब था ही नहीं। लेकिन इसने घोषणा कर रखी थी। बहुत सारे उठापटक हुए, हम उस पर बात नहीं करेंगे, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा होता चला जाएगा। बहुत सारे उतार चढ़ाव के बाद
यह स्थिति आई कि वहां पर जनमत संग्रह करा लिया जाए, लोगों की राय ले ली जाए कि आखिर आप कहां रहना चाहते हैं, भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या अपने आप को स्वतंत्र रूप में बनाए रखना चाहते हैं। तो फरवरी 1948 को वहां जनमत संग्रह की बात हुई और जब जनमत संग्रह कराया गया तो जनमत संग्रह का रिजल्ट यह आया कि वहां की जो जनता थी, वहां के जो लोग थे, उन्होंने भारत में रहने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। और जब भारत में रहने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी तो इस आधार पर जूनागढ़ भी भारत का एक हिस्सा बना, अर्थात जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में शामिल किया गया। तो इस प्रकार जूनागढ़ का भी भारत में एकीकरण हुआ। इसके बाद जो तीसरी सबसे बड़ी अड़चन थी वो था जम्मू कश्मीर पर। वो जम्मू कश्मीर रियासत या कश्मीरी रियासत, अब कश्मीर का एकीकरण कैसे हुआ इस पर अगले लेक्चर में बात किया जाएगा। तो कश्मीर का इतिहास और वर्तमान दोनों पर हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता के समय कश्मीर का स्ट्रक्चर कैसा था, कैसे उसका एकीकरण हुआ, एकीकरण के पश्चात कैसे उसको विशेष राज्य का दर्जा मिला, कैसे उसका एक अलग संविधान रहा, और वर्तमान पर बात करेंगे कि कैसे उस विशेष राज्य दर्जा को समाप्त किया गया, कैसे जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेशों में हुआ, कब हुआ, इस पर एक अलग से विस्तृत चर्चा किया जाएगा। तो अब तक जो रियासतें थीं उनका एकीकरण कैसे हुआ ये आज के लेक्चर में हमने पढ़ा। कश्मीर का इतिहास और वर्तमान एक अलग लेक्चर पर हम बात कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।